सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमावत परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड, जो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इकोनॉमिक्स में किस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसके साथ साथ में जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वहां से किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल टेस्ट पेपर जो फर्स्ट दिया था उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है जो हमने कम डाले थे, और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उससे काफी क्वेश्चन हमने लिए थे, वो डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, और उसमें से भी आपका इकोनॉमिक्स से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस दे रखा है उसमें सिर्फ आपको जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान दे रखा है, और उस सामान्य ज्ञान के अंदर आपके इकोनॉमिक्स जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है और उसके साथ साथ में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वहां से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है जो आपका एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, उसके साथ साथ में ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय वगैरह क्या होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है, मतलब ये आपको जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इस स्टेटमेंट से जो वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो राष्ट्रीय आय को बताता है, इसको निरूपित करता है। तो पहला दे रखा है कि बाजार कीमतों पर, मतलब मार्केट प्राइसेस पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास। पहला ऑप्शन ये दे रखा है। आगे दे रखा है दूसरा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय। फिर सी आपको दे रखा है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। और उसके बाद में आपको लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त आय। अगर आपने नेशनल इनकम का कंसेप्ट है जो अच्छे से पढ़ा है, इसको अगर समझा है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसमें जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है जिसको इंग्लिश में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, इसमें से कौन सी चीजें घटाई जाए और कौन सी चीजें है जो ऐड की जाए, मतलब आपका मूल्यह्रास हो गया, और जो विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय जिसको फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड बोलते हैं, और आपका इसके साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेस है, अप्रत्यक्ष कर हो गया, और सब्सिडी। इन चीजों में से कौन सी चीज ऐड की जाए और कौन सी चीज है जो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटाई जाए, जिससे हमारे पास में क्या आ जाती है, राष्ट्रीय आय आ जाती है। तो इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो सही जवाब आपका सी होगा, मतलब जो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से अगर आप मूल्यह्रास को घटाते हो, मूल्यह्रास क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन करते टाइम हमारी जो मशीनें वगैरह होती है उसमें घिसावट आ जाती है, या फिर रिपेयर करने के लिए हम वापस कुछ एक्सपेंस करते हैं, कुछ पैसे है जो खर्च करते हैं, तो वो है जो आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जिसको हम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, जो आपके प्रोडक्शन बढ़ाने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, बल्कि कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए आप है जो खर्च करते हो, तो ये आपका मूल्यह्रास होता है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो उसके ऊपर ये टैक्सेस लगता है। और सब्सिडी, जो गवर्नमेंट आपको कंसेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको है जो सस्ती कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सब्सिडी देती है। जैसे आपको पता होगा कि गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी मिलती है हमें, तो हम पहले गैस सिलेंडर की पूरी कीमत देते हैं, लेकिन उसके बाद में आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपकी सब्सिडी है जो वापस बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो वैसे ही है जो आपकी ये सब्सिडी ऐड होगी, और अप्रत्यक्ष कर है जो इसमें से माइनस होगा, और मूल्यह्रास भी इसमें से माइनस होगा, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा
कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम मूल्यह्रास निकालेंगे, अप्रत्यक्ष कर निकालेंगे और सब्सिडी निकालेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। तो हम थोड़ा इसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नेशनल इनकम का थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये कंसेप्ट एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। तो यहां पर आपको दे रखा है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये जीडीपी की डेफिनेशन है कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक वर्ष में जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मिलकर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और उनकी अगर मार्केट प्राइसेस पर उनका अगर मूल्य निकाल के उनको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में क्या आ जाती है, जीडीपी आती है। उसके बाद में आपको दे रखा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास में जीडीपी है, और जीडीपी का समीशन कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब क्या होता है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम का मतलब होता है कि एक्स का मतलब यहां पर है जो एक्सपोर्ट हो गया, और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो उसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये जोड़कर हम है जो जीडीपी निकाल सकते हैं। तो ये आपका जीडीपी हो गया। उसके बाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जीडीपी का डिफरेंस क्या है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर आप विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ देते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे यहाँ के इन्वेस्टर है, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाकर कोई काम करते हैं यहाँ, या फिर जॉब करते हैं, या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं वो, तो उनको जो आय प्राप्त होती है उनकी आय को हमारी इकोनॉमी, क्योंकि वो है इंडिया के लेकिन दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, तो उनकी आय को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में क्या आता है, जीएनपी आता है। किसमें जोड़ना है आपको, जीडीपी के अंदर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में जीएनपी आता है। तो ये दोनों कंसेप्ट है। इसके बाद में ये तो ग्रोस है आपका, दोनों है जो ग्रोस है, मतलब दोनों सकल है। तो इससे शुद्ध कैसे निकाला जाए, तो शुद्ध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो हमारी जो जीडीपी आई थी, सकल घरेलू उत्पाद आया था, उसमें से अगर हम मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को है जो निकाल देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एनडीपी आता है। मतलब ग्रोस में से आप डेप्रिसिएशन निकाल दो, आपके पास में नेट आ जाएगा। सकल में से आप मूल्यह्रास निकाल दो, आपके पास में शुद्ध आएगा। फिर आगे दे रखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे ही आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद है, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन निकाल के, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाल के, मूल्यह्रास निकाल के एनडीपी निकाला, वैसे ही आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास निकालना है। तो मूल्यह्रास निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको दो तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं। एक तो आपका मार्केट प्राइस पर एस्टिमेट होता है, दूसरा है जो आपका फैक्टर कॉस्ट पर होता है। तो यही जो आपका प्रोडक्शन पॉइंट है वो है जो फैक्टर कॉस्ट पर होता है। और जब वो मार्केट के अंदर कोई भी मटेरियल है वो मार्केट के अंदर आता है तो उसकी मार्केट प्राइसेस ऐड होती हैं। और मार्केट प्राइसेस के अंदर क्या चीजें होती है, टैक्सेस भी होता है। लेकिन अगर सब्सिडी आप यहाँ दे रहे हो तो सब्सिडी आपके कहाँ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट के पास में, मतलब जो आप जो चीज का प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास में जाती है। तो ये आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यही आपकी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ये आपकी क्या है, राष्ट्रीय आय है। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास निकालते हैं। मूल्यह्रास निकालने के बाद में हमारे पास में जो फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी आती है उसको हम है जो राष्ट्रीय आय बोलते हैं। उसके बाद में आपका राष्ट्रीय आय क्या होती है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी अभी जो मैंने बताया वही है, उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो आपका स्टेटमेंट क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें दे रखा था कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से आप
अप्रत्यक्ष कर है जो माइनस करोगे और प्लस सब्सिडी है जो आप ऐड करोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय आ जाएगी या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो इस दोनों को, इस पूरी टर्म को है जो हम क्या बोल सकते हैं, इसको NIT बोलते हैं, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर निकालने होते हैं और सब्सिडी जोड़नी होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जाता है। वो डिफरेंस है जो इसमें बाजार कीमत में जैसे भी हो, अगर अप्रत्यक्ष कर ज्यादा है तो ये माइनस होगा और सब्सिडी अगर ज्यादा है तो यहां पर है जो आपका प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है जो इसमें ऐड या फिर माइनस करना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मतलब अवधारणाएं पूछी जाती है राष्ट्रीय आय की, तो ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, मतलब कौन सी एजेंसी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑफिस है जो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को उसका कलेक्शन करना और उसका एस्टिमेट निकालना, उसका आंकलन करने का कार्य करता है। तो पहला आपको दे रखा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑफिस, जिसको NSSO बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो पहले ऑर्गेनाइजेशन था, अब इसका नाम चेंज करके ऑफिस कर दिया है पीछे। फिर है आपका केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, इसको CSO बोलते हैं, CSO, और यहां पर O का मतलब ऑफिस है, पहले यहां पर ऑर्गेनाइजेशन था। फिर है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? अगर आपने नेशनल इनकम का कंसेप्ट इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका जो सही जवाब है वो केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस है, CSO है। यही काम करता है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्रित करता है, राष्ट्रीय आय को एस्टिमेट करने के लिए, इसका एस्टिमेट निकालने के लिए आंकड़ों को एकत्रित करता है और राष्ट्रीय आय के अनुमान देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, CSO। तो इसको भी हम थोड़ा देखते हैं। बाकी वाले ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, इसका काम क्या होता है? NSSO सांख्यिकी आंकड़ों, मतलब जैसे कि मान लीजिए सामाजिक आर्थिक स्थिति के आंकड़े हमें पता करने हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति किसी भी सोसाइटी की पता करनी हो, या फिर जनसांख्यिकी से रिलेटेड है जो हमें कुछ डेटा चाहिए, या फिर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमें, मतलब जो आपका किसी सोसाइटी का उपभोग व्यय किस प्रकार का है उसका पैटर्न पता करना हो, तो उसके आंकड़े हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो आपके औद्योगिक इकाइयां हैं उसके अंदर है जो क्या क्या चीजें यूज होती है, अगर सभी तरीके से है जो हमें औद्योगिक आंकड़े अगर चाहिए, तो ये काम है जो आपका NSSO करके देता है, ये कलेक्शन करता है। और इसको एकत्रित करने के लिए NSS, जो आपका 1950 के अंदर पहले NSS नेशनल सैंपल सर्वे है जो इसको पहले स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उसके बाद में 1970 के अंदर NSSO को स्थापित करके इस NSSO के का एक भाग बना दिया गया। मतलब ये है जो आपका NSS है, ये इसका पार्ट है, ठीक है, जो 1970 के अंदर बनाया। और NSSO को अब आपका जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, मतलब जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये आपका NSSO और CSO दोनों ही है जो उसी के अंदर, उसके एक अलग से स्टैटिस्टिकल विंग है, उसके नीचे है जो काम करते हैं। तो ये विभिन्न सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित करने का काम करता है। तो NSSO है जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्थिति के लिए पता लगाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और औद्योगिक आंकड़ों एकत्रित करने के लिए कार्य करता है। इसके बाद में आपको CSO दे रखा है। तो CSO क्या है? CSO को मई 1951 के अंदर है जो इसको स्थापित किया गया था, इसका गठन किया गया था, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में इसका गठन किया गया था। हालांकि इससे पहले 1949 के अंदर है जो इसको स्थापित कर लिया गया था, लेकिन बाद में है जो इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में वापस है जो इसका गठन किया गया। और इसका मुख्यालय कहां पर है? CSO का मुख्यालय है जो आपका दिल्ली के अंदर है। और राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित करना और उसका आंकलन करना है जो इसका प्रमुख कार्य है। जो आपके नेशनल अकाउंट्स है, नेशनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आंकड़े होते हैं वो आपका CSO कलेक्ट करता है, उसका एस्टिमेट निकालता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है भारत के अंदर? तो CSO है जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आपको पता होगा कि GDP की ग्रोथ रेट वगैरह है जो टाइम टू टाइम है, जो मंथली या फिर क्वार्टरली है जो ग्रोथ रेट आती है, हमारे पास में डेटा आते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, तो ये सारे है जो एस्टिमेट्स आपके CSO देता है। इसके अलावा आपके इन्फ्लेशन वगैरह के डेटा भी आते हैं, तो कुछ न कुछ चीजें है
जो आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एस्टिमेट करते हैं। तो CSO भी है जो उसमें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वगैरह के डेटा कलेक्ट करता है। और ये इसके अलावा आर्थिक गणना हो, किसी भी टाइप की अगर इकोनॉमिक कैलकुलेशन करनी है, या फिर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सेंसस करनी है, या फिर औद्योगिक आंकड़े किसी भी इंडस्ट्री के है जो हमें डेटा चाहिए, तो वो है जो आपका CSO कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में आपका मिनिस्ट्री वाला ऑप्शन दे रखा था कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो MOSPI, तो ये मिनिस्ट्री है जो भारत सरकार का मंत्रालय है, जिसको 1999 के अंदर 15 अक्टूबर 1999 के अंदर स्थापित किया गया था। और ये 2 विभाग थे पहले अलग अलग, अभी इसकी विंग है, और पहले ये विभाग थे अलग अलग विभाग थे, भारत सरकार के अंदर ही था सांख्यिकी विभाग, और दूसरा है कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग। दोनों को मिला करके 15 अक्टूबर 1999 के अंदर ये आपका मंत्रालय बनाया गया। तो इस मंत्रालय के अधीन 2 विंग आते हैं, एक तो विंग है आपकी सांख्यिकी विंग, दूसरी है कार्यक्रम क्रियान्वयन विंग। तो आपके जो NSSO और CSO है वो दोनों ही है जो आपका CSO और NSSO इस सांख्यिकी विंग के नीचे कार्य करते हैं, इसके नीचे है जो ये इसके अधीन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका CSO है जो उस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाकी वाले दोनों है जो उसकी भी डिटेल आपको मिल गई होगी। तो हमने ये क्वेश्चन है जो इसको पूरे डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रेपो दर वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक, आगे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है कि वो मतलब व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच में है जो क्या लेन देन होता है, और उस पर जो दर लगती है वो रेपो दर होती है। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। तो RBI या फिर कह सकते हैं केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक हमारी भारत की RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। व्यापारिक बैंक मतलब रेपो रेट क्या होती है जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, या फिर केंद्रीय बैंक को ऋण देते हैं, या फिर ग्राहकों को ऋण देते हैं, या फिर ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं। तो कौन सी है जो एक्टिविटी इसके अंदर करते हैं जिस पर आपकी रेपो रेट लगती है। तो आपको पता होगा कि रेपो रेट हो गया, RRR रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, कैश रिजर्व रेशियो है। तो ये सारी टर्म्स है जो आपकी बैंकिंग टर्म्स है, या फिर RBI जो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड उनके ये अलग अलग उपकरण है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा कि जब व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं, उससे ऋण लेते हैं, तो उस पर RBI जो वसूल करती है, इन व्यापारिक बैंकों से RBI जो रेट वसूल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं तभी ये आपकी दर लगती है। तो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से अगर ऋण लेवे तो व्यापारिक बैंकों को ये दर है जो आपको केंद्रीय बैंक को देनी होती है। तो इसका सही जवाब आपका A ऑप्शन होगा। क्या होती है ये रेपो दर? वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देते हैं। ठीक है, जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देते हैं। मैंने यहां पर देते हैं लिखा है क्योंकि केंद्रीय बैंक, हम सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सभी देशों की केंद्रीय बैंक होती है और सभी देशों के अंदर व्यापारिक बैंक होते हैं। तो ये केंद्रीय बैंक है जो व्यापारिक बैंकों को जो ऋण देते हैं उस पर लगने वाली दर क्या होती है, रेपो रेट रहती है, जो करंट में RBI ने जो सेट कर रखी है वह आपकी 5.15% है। तो ये आपकी करंट रेपो रेट है। उसके बाद में आपको दे रखा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है कि वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक, मतलब व्यापारिक बैंक के पास में अगर एक्सेस जमा हो जाती है, उनके पास में एडिशनल फंड होता है, तो वो क्या करते हैं, RBI के पास में जमा कर देते हैं और RBI उसको बहुत ही कम है जो इंटरेस्ट रेट पे करती है, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। तो अपनी सारी डिपॉजिट्स है जो सारी, या फिर उनके पास में जो एडिशनल या एक्सेस डिपॉजिट्स होती है उनको केंद्रीय बैंक के पास में रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो ये आज आपकी करंट रेट है जो 4.90% है। अभी हाल ही में ये वर्तमान में कितनी है, 4.90। इसके बाद में हम दो और टर्म्स है उस पर बढ़ते हैं। तो नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है कि सारी व्यापारिक बैंकों को, मतलब एक केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन होती है या फिर रूल होता है, कह सकते हैं कानून है ये। तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत है जो केंद्रीय बैंक के पास में रखना पड़ता है, और हमारी केंद्रीय बैंक है जो यहाँ पर कौन सी है, RBI है। तो RBI के पास में कुछ प्रतिशत अगर वो जमा रखती है, व्यापारिक बैंकें जमा रखती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, जो कि वर्तमान में 4% है। भारत की जो केंद्रीय बैंक है उसने 4% सेट कर रखा है। तो सारी व्यापारिक बैंकों को अपनी जितनी भी उनकी
जमाएं हैं उसका 4% किसके पास में रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास में। तो यहां पर आपको फोर्थ टर्म दे रखी है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है कि हर एक व्यापारिक बैंकों को अपनी जितनी भी जमाएं होती है उस जमाओं का कुछ मिनिमम परसेंटेज, उसका कुछ न्यूनतम प्रतिशत है जो व्यापारिक बैंकों को अपनी तिजोरी में, अपनी बैंक के अंदर ही रखना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। और ये कितना कर रखा है आपका 18.25%, मतलब अपने टोटल जितने भी डिपॉजिट्स है उसका 18.25% व्यापारिक बैंकों को अपनी तिजोरी में रखना पड़ता है। वो किस तरीके से रखती है, मतलब वो नगद केस रख सकती है, गोल्ड में रख सकती है, या फिर किसी न किसी तरीके की वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उसके फॉर्म में भी, वो उसके रूप में भी ये रख सकती है। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी बैंकिंग की समझ में आ गई होगी। तो ये आपके सही जवाब इसका है, तो वो क्या होगा कि जब रेपो रेट क्या होती है कि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं तो उस पर जो दर लगती है उसको रेपो दर बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योजनाओं से कई बार आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या है। तो यहां आपको है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया है। तो बहुत ही लेटेस्ट है क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं है जो बंद हो गई है। 2017 के अंदर ये लास्ट थी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया और जो आपका प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह नीति आयोग बना दिया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला आपको दे रखा है समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, दूसरा दे रखा है समावेशी व धारणीय विकास, फिर आपका बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, या फिर तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। तो इसका सही जवाब आपका है कि आपका फास्टर सस्टेनेबल एंड ज्यादा, मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। तो ये आपका फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ये आपका है जो सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या है, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। तो हम बाकी वाले है जो आपके पंचवर्षीय योजना है उसका उनके उद्देश्य देखेंगे कि एक एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में शुरू हुई थी और 51 में शुरू होकर वो लास्ट है जो आपका 2017 के अंदर खत्म हो गई। 2012 से 17 तक की है जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो फाइनल थी, लास्ट थी। इसके बाद में ये पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो इसमें कुल है जो आपके 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी है और वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं है जो समाप्त कर दी गई। तो इसके उद्देश्य क्या है अलग अलग पंचवर्षीय योजना के, तो पहली पंचवर्षीय योजना को अगर देखें तो ये इसका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, 1951 से 56 तक के लिए थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कृषि विकास। तो प्रथम योजना के अंदर ज्यादातर ध्यान है जो किस पर दिया गया, कृषि विकास पर इसका ज्यादा ध्यान दिया गया। दूसरी योजना है जो आपकी 1956 में शुरू हुई और 61 तक के लिए थी, 5 साल के लिए तक थी, और इसमें ज्यादातर है जो आपका औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास करना, क्योंकि उस टाइम भारत की है जो हालत ऐसी थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर औद्योगिकीकरण करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी कैपिटल गुड्स चाहिए और कैपिटल गुड्स है जो उस टाइम इंडिया के अंदर नहीं थी क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है जो एग्रीकल्चर के बाद में है जो इसको दी गई। सेकंड प्लान के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में था, तो दूसरा प्लान है जो आपके औद्योगिक विकास के लिए बनाया गया। तीसरी योजना है जो आपके 1961 और 66 के लिए बनी थी और इसमें बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ या फिर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए है जो इसका एम सेट किया गया। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास है जो इसका तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में है जो आपके प्लान हॉलीडे आ जाता है और 1966 के में आपको पता होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और उसने काफी है जो व्हीट के और चावल के, मतलब जो गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में काफी हिस्सेदारी दी थी और काफी प्रोडक्शन है जो बढ़ा था उसका। तो उसके बाद में 3 वार्षिक योजनाएं बनी थी जिसको है जो प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है। तो ये आपकी 66 से 67, 1966 से 1968, 1968 से 1969 के लिए 3 आपकी एक वर्ष के लिए योजनाएं बनाई थी। तो इनके है जो आपके उद्देश्य लगभग वही थे पहले से मैच होते हुए, और लेकिन इनका स्पेशली कोई उद्देश्य नहीं था क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना में मतलब प्लान हॉलीडे लग गया था, अवकाश आ गया था, योजना अवकाश बोलते हैं जिसको। उसके बाद में आपकी जो 4th योजना है मतलब 1969 से 74 के लिए है जो आपकी बनी थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति का लक्ष्य, मतलब कि आपकी एक तो स्टेबल ग्रोथ रेट प्राप्त की जाए और उसके साथ साथ में है जो
सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर। आप इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया बहुत सारी चीजें है जो बाहर से इंपोर्ट करता था, तो इंपोर्ट ना करके वो चीजें है जो इंडिया के अंदर ही बनाई जाए, जिससे हम आत्मनिर्भर हो सके, हम अपनी चीजें अपने कंजप्शन के लिए खुद ही चीजें बना सके। तो ये इसका चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य था। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य 1974 से 1979 के लिए बनाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, पॉवर्टी इरेडिकेशन एवं आत्मनिर्भरता। और इसके बाद में एक आपकी वार्षिक योजना बनी थी, मतलब इस टाइम है जो जनता सरकार आई थी, सरकार चेंज हुई थी, तो सरकार ने है जो इस प्लान को बंद कर दिया। उसके बाद में एक साल के लिए स्टॉपेज आया, तो वार्षिक योजना बनी, एनुअल जो प्लान बना था, जो 1969-80 के लिए बनी थी। और उसके बाद में आपकी छठी योजना बनती है 1980 से 85 के लिए, वापस है जो इसको बनाया जाता है। तो ये किस पर थी, मतलब ये गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, वो गरीबी हटाओ का नारा। उसके बाद में है जो इसका ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय असमानता घटाना, ये इसके छठी योजना के मुख्य उद्देश्य थे। और ये छठी योजना के मुख्य उद्देश्य थे। तो ये आपको है जो उद्देश्य सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना का कौन सा उद्देश्य है, तो आपको सीधा पूछा जाता है। सातवीं योजना है 1985 से 90 के लिए, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और आधुनिकीकरण। मतलब अब जाके हमने ध्यान दिया मॉडर्नाइजेशन पर, जो एलपीजी मॉडल से पहले ही हमने ध्यान देना शुरू कर दिया था आधुनिकीकरण, और उसके साथ साथ में हमें सोशल जस्टिस की भी जरूरत थी कि सारे जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबका है जो डेवलपमेंट हो सके, सबको है जो जस्टिस मिल सके, तो इस पर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद में 2 वार्षिक योजनाएं, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, जो आपका एलपीजी का मॉडल है, इसको अडॉप्ट किया। इस वजह से क्योंकि हमारी सिचुएशन 1991 के अंदर बहुत खराब हो चुकी थी, और तब हमने जाके एलपीजी का मॉडल है जो अडॉप्ट किया। और इस टाइम है जो हमने 1990, 91 और 91 बनाने के लिए 2 अलग अलग प्लान बनाए। और उसके बाद में आपके आती है 8वीं योजना, तो 1992 से 97 के लिए बनी थी, और इसके मुख्य उद्देश्य थे मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जैसे कि मान लीजिए कि रोजगार उत्पन्न करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, और सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब आपकी जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, जो जितनी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, वो फैसिलिटी है जो आवश्यक रूप से प्रदान की जाए। तो ये 8वीं योजना का उद्देश्य था। और इसके बाद में आपकी 9वीं योजना बनती है 1997 से 2002 के लिए, और इसका उद्देश्य है समानता व न्याय के साथ वृद्धि। तो ये आपको है जो सीधे सीधे उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। तो हम चलते हैं 10वीं योजना पर। तो 10वीं योजना है जो आपकी 2002 से 2007 के लिए बनी थी। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बहुत सारे उद्देश्य थे, क्योंकि 10वीं योजना में थोड़ा प्लान है जो चेंज करके उसको बनाया गया, थोड़े मल्टी पर्पज प्लान बनाए गए। तो इसमें यह था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ज्यादातर जोर है जो इसने इसी पर दिया। और उसके साथ साथ में 2012 तक है जो गरीबी का अनुपात 15% है जो घटाना था। जो आपका एम कौन सा था, 2002 से 7 के लिए था, लेकिन ये 15% घटी या नहीं घटी, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था, एक उद्देश्य था। और 11वीं योजना है जो थोड़ी सी पहले जितनी भी योजनाएं बनी थी उनसे थोड़ी सी हटकर बनाई गई इस 11वीं योजना को, जो 2007 से 2012 के लिए बनी। तो इसका उद्देश्य क्या था, तीव्र एवं व्यापक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि मतलब जो विकास का आपका प्रोसेस है, उस विकास के प्रोसेस में सारे लोगों को, सभी को है जो शामिल किया जाए, उसमें चाहे पिछड़ा हो या अमीर वर्ग हो, सभी को है जो शामिल करके उनका विकास किया जाए। और 12वीं योजना आपकी 2012 से 2017 तक के लिए बनी थी। और 2017 तक के लिए जो आपका ये अंतिम 5 ईयर प्लान है, लास्ट 5 ईयर प्लान, इसका उद्देश्य क्या था कि तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत, जिसको धारणीय भी बोलते हैं, सस्टेनेबल वृद्धि या फिर विकास, ये आपका है जो फाइनल 5 ईयर प्लान था। इसका उद्देश्य ये था जो आपको क्वेश्चन के अंदर है जो ये पूछा गया है। तो ये आपके 5 ईयर प्लान के कुछ उद्देश्य थे। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर आपको ये एग्जाम के अंदर है जो पूछा जा सकता है, आर्थिक नियोजन से पूछा जा सकता है। आगे वाला 5वां प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सी समितियां भारत में
निर्धनता से संबंधित नहीं है। यहां पर आपको पूछा गया है कि कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित नहीं है, तो यहां ऑप्शन दे रखे हैं सी रंगराजन समिति, दूसरी है सुरेश तेंदुलकर समिति, तीसरा आपको दे रखा है लकड़ावाला समिति और चौथा आपको दे रखा है विजय केलकर समिति। तो इसमें से आपको सही जवाब बताना है कि इसमें से कौन सी समिति है जो भारत में गरीबी को दूर करने के लिए जो नीतियां बनाती है उसको सजेस्ट करने के लिए, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नहीं बनाई गई है। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा विजय केलकर समिति, जो डी ऑप्शन है आपका, ये विजय केलकर समिति है जो गरीबी से संबंधित नहीं है। ऊपर वाली तीनों समितियां सी रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति, तीनों समितियां है जो गरीबी से संबंधित है। तो हम इसको क्वेश्चन की अलग अलग जो आपके ऑप्शन के अंदर समितियां दे रखी हैं उस समितियों को है जो डिस्कस करते हैं, उन्होंने गरीबी के है जो क्या क्या अनुमान दिए और किस प्रकार से गरीबी रेखा को परिभाषित किया। तो पहली है सी रंगराजन समिति, जो योजना आयोग के द्वारा 2012 के अंदर है जो इसका गठन किया गया, समिति बनाई गई और इस समिति ने शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए गरीबी रेखा को परिभाषित किया। तो शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह इन्होंने 1407 रुपए निर्धारित किए कि अपने उपभोग के लिए, अपने जो खुद पर खर्चा होता है, खुद के उपभोग के लिए जो वस्तु है वो खरीदता है, अगर वो शहरी क्षेत्रों के अंदर 1407 रुपए भी उसको अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं मिलते हैं तो उसको शहरी क्षेत्र के अंदर गरीब बोला जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यही 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अगर उसके पास में नहीं होते हैं खुद पर खर्च करने के लिए तो उसको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है जो गरीब बोला जाता है। तो इस गरीबी की परिभाषा के आधार पर इन्होंने गरीबी के है जो अनुमान दिए कि शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में से और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब उनको ये जो आपको अमाउंट दे रखा है ये अमाउंट भी है जो अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते, इतना है जो उनको नहीं मिल पाता है। तो ये आपके जो अनुमान दे रखे हैं शहरी क्षेत्र के लिए, जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या में से 26.4% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये 30.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों का जो भाग है इनको मर्ज कर दिया जाए, ऑल ओवर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में कितने लोग गरीब हैं, तो समिति के अनुसार भारत में टोटल जो गरीबी है कुल जनसंख्या में से 29.5% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो लगभग आप इसको बोल सकते हो 30% के आसपास जनसंख्या है जो 2012 के अंदर इस रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे थी। अब दूसरी समिति पर आते हैं। दूसरी समिति दे रखी है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति इसका गठन है जो निर्धनता आंकलन की जो कार्य प्रणाली है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है उसकी समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। निर्धनता आंकलन की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था और समिति ने है जो 2009 के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में उन्होंने बताया, गरीबी रेखा को परिभाषित किया। गरीबी रेखा को परिभाषित करने के साथ साथ में उन्होंने गरीबी के अनुमान दिए। तो इन्होंने किस प्रकार से, इस समिति ने किस प्रकार से गरीबी रेखा को परिभाषित किया, तो इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में अगर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह किसी को 1000 रुपए भी नहीं अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। इस समिति के अनुसार, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार, अगर 1000 रुपए से ज्यादा वो व्यक्ति है जो अपने ऊपर खर्च कर पाता है, प्रति व्यक्ति प्रति माह वो खर्च कर पाता है तो उसको है जो हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं, मतलब वो इस समिति के अनुसार गरीब नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये बात करें तो 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक व्यक्ति अपने ऊपर 816 रुपए भी एक माह में खर्च नहीं कर पाता है तो उसको हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। और 816 रुपए से ऊपर अगर वो खर्च कर रहा है एक माह के अंदर, एक महीने के अंदर, तो उसको हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर ये जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों की जो परिभाषा दे रखी है, इस परिभाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो इन्होंने गरीबी के अनुमान दिए। शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या में से समिति के अनुसार 13.7% लोग गरीब थे और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यही, इस ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार टोटल ग्रामीण जनसंख्या में से 25.7% जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से नीचे थी। तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग अनुमान दिए, लेकिन अगर पूरे भारत की बात की जाए, पूरे भारत के अंदर टोटल है जो गरीबी कितनी है, अगर इस समिति के अनुसार बात की जाए तो समिति के अनुसार भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर गरीबी है जो 21.9% थी। जब इसने 2009 के अंदर रिपोर्ट सौंपी तब उन्होंने अनुमान दिया कि तब जो 2009 के अंदर जनसंख्या थी उस जनसंख्या का 21.9% जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से
नीचे थी। मतलब उनको है जो ये अमाउंट भी है जो एक व्यक्ति को एक माह में अपने ऊपर खर्च करने के लिए इतना अमाउंट भी है जो उनको नहीं मिल पाता। तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने है जो इस प्रकार से निर्धनता आंकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और समीक्षा करने के साथ साथ में उसने जो समिति ने अपने अनुमान दिए। उसके बाद में है जो लकड़ावाला समिति का ऑप्शन दे रखा था। तो लकड़ावाला समिति इसका गठन है जो निर्धनता माप के लिए किया गया था और ये योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है जो अब समाप्त हो चुका है, उसकी जगह नीति आयोग काम कर रहा है। तो ये योजना आयोग है, योजना आयोग था। योजना आयोग ने निर्धनता के माप के लिए 1989 के अंदर है जो लकड़ावाला समिति का गठन किया था और इस लकड़ावाला समिति ने 1993 के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के साथ साथ में इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी या कह सकते हैं कि इसने सरकार को कुछ सुझाव दिए ताकि वो गरीबी का जो अनुमान लगा रही है या योजना आयोग जो गरीबी का अनुमान लगा रहा था उस अनुमान को है जो वापस किस तरीके से आप सटीक अनुमान दे सकते हैं, इसके लिए लकड़ावाला समिति ने कुछ सुझाव दिए कुछ। तो हम सुझावों को देखते हैं। तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा है जो को परिभाषित किया जाए। तो पहला इसका सुझाव ये था कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा को परिभाषित किया जाए जिससे सटीक अनुमान पता चल सके और हमें ये भी है जो मतलब इसमें हेल्प हो सके, सहायता मिल सके कि एक राज्यों के अनुसार मतलब अलग अलग राज्यों के अनुसार अगर हमारे पास में गरीबी के अनुमान होंगे तो हम और उचित तरीके से और पारदर्शिता से नीतियां बना के उनको है जो क्रियान्वित कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है शहरी क्षेत्र औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मतलब शहरी क्षेत्रों के अंदर जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले औद्योगिक श्रमिक होते हैं उनका अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो आपका सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका कैलकुलेशन अलग से किया जाए। मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर लोग वही होते हैं जो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर काम करते हैं, वहां उनको रोजगार मिला हुआ रहता है। तो उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो ये पता लगाता है कि महंगाई कम हुई है, ज्यादा हुई है, और अगर कम ज्यादा हुई है तो इन पर क्या असर पड़ रहा है। तो वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाल कर इसका पता किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कृषि क्षेत्र के अंदर जो कृषि श्रमिक होते हैं उनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो अलग से पता किया जाए, जिससे हमें पता चल सके कि इनकी जो वेजेज है, इनको जो मजदूरी मिलती है, मतलब कृषि श्रमिकों को और औद्योगिक श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है तो कीमतों के साथ साथ में इनकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर मजदूरी भी बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ती हैं तो इनकी वास्तविक जो आय होती है या वास्तविक मजदूरी होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो धीरे धीरे है जो उसकी मौद्रिक मजदूरी है उसकी तुलना में ये धीरे धीरे कम होती है। तो ये उस पर है जो कीमतों का प्रभाव आंकलित करने के लिए इनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अच्छे से निकाले जाए। अलग अलग दोनों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले जाए, ये सुझाव दिया था। फिर आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में सुझावों को है जो स्वीकार कर लिया गया था सरकार ने। 1993 के अंदर इसने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में है जो सुझाव दिए थे और ये सुझाव है जो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 के लिए बनी थी उसमें इस सुझावों को स्वीकार किया गया और इसके लिए सरकार ने है जो प्रयास शुरू किए। फिर आपकी है जो विजय केलकर समिति, जो इसका गलत जवाब था, इस प्रश्न का गलत जवाब था। तो ये विजय केलकर समिति है जो किसके लिए बनी थी, तो विजय केलकर समिति है जो 2015-16 के अंदर अवसंरचना विकास के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसका मॉडल जो हमारे यहाँ पर बना हुआ था उस मॉडल को है जो कैसे सुधारा जा सकता है ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर है जो अच्छे से काम कर सके और आधारभूत विकास को है जो ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, जिससे यहाँ पर तेज गति से है जो औद्योगिक विकास हो सके। तो इसके लिए इस जो पीपीपी मॉडल था, इस पीपीपी मॉडल में सुधार करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था जो 2015-16 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, अब आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न आपको दे रखा है, छठा प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी कब स्थापित किया गया। मतलब राजस्थान पर्यटन विकास निगम राजस्थान के अंदर पर्यटक स्थलों का विकास, उसके साथ साथ में जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनका है जो कैसे स्वागत किया जाए और उनको किस प्रकार से है जो सुविधाएं अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जाए जिससे बाहर से ज्यादा पर्यटक आ सके और हमारे यहाँ पर
पर्यटक स्थलों के साथ साथ में हमारी जो पर्यटन इंडस्ट्री है वो भी है जो विकसित हो सके। तो इसके लिए राजस्थान राज्य के अंदर राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। और ये स्थापना है जो कब की गई, तो यहाँ पर आपको है जो सही जवाब चुनना होगा। तो यहाँ पर आपको 1979 के अंदर है जो ये वर्ष है जो आपको पता होगा कि ये इसका वर्ष दे रखा है, जो सब में सेम दे रखा है, लेकिन आपको है जो इसकी डेट याद होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न भी है जो आपको पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 1979 में आरटीडीसी को है जो स्थापित किया गया। अप्रैल 1 1979 के अंदर आरटीडीसी की स्थापना की गई। तो अब ये आरटीडीसी क्या है, किस लिए इसकी स्थापना की गई, वो देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब बाहर से अगर पर्यटक आते हैं यहाँ पर भारत के अंदर आते हैं, भारत के बाद में राजस्थान के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी है जो कुछ न कुछ पर्यटकों की वजह से हमारे यहाँ पर अर्निंग्स होती है, मतलब सरकार को जो टैक्सेस वगैरह होते हैं सरकार को भी मिलते हैं। उसके आसपास जहां पर पर्यटन स्थल होते हैं, स्थलों पर भी है जो लोग अगर परचेज करते हैं, वहां देखते हैं, तो उससे भी है जो हमें कुछ न कुछ रेवेन्यू मिलता है। तो इस रेवेन्यू को हम कहीं और अपनी आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो ये राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसके साथ साथ है जो पर्यटन इंडस्ट्री को, जो पर्यटन उद्योग है, उद्योग का दर्जा दिया गया है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो पर्यटन उद्योग को है जो विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसके साथ साथ में पर्यटकों को आवास, भोजन, यातायात, मतलब इसके रहने की, जो पर्यटक बाहर से आते हैं, टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, उनको अकोमोडेशन की फैसिलिटी दी जाए, उनके लिए फूड की फैसिलिटी की जाए। और उसके साथ साथ है जो अगर वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर है जो पर्यटन स्थलों पर जाते हैं घूमने के लिए, तो उनको है जो यातायात की सुविधा भी प्रदान की जाए। तो इसके लिए इस आरटीडीसी की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना है जो 1 अप्रैल 1989 के अंदर इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आरटीडीसी जो फैक्चुअल चीजें है, क्यों स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया। तो ये दोनों इसके उद्देश्य और इसकी स्थापना की डेट। फिर आगे वाला प्रश्न है जो आपको दे रखा है 7वां प्रश्न, कि भारतमाला परियोजना के तहत, भारतमाला परियोजना ये हम डिस्कस करेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान राज्य में कितनी सड़कों को चिन्हित किया गया। मतलब ये जो भारतीय स्तर पर जो प्रोजेक्ट चलता है, जो भारत के अलग अलग सुदूर जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण नेशनल इंपोर्टेंस के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, उनको जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना को शुरू किया गया। तो भारतमाला परियोजना है जो जोड़ने से जो सड़कें बनाई जाएगी, वो सड़कें है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से होकर निकलती है। तो राजस्थान में है जो ऐसी कितनी सड़कों को है जो चिन्हित किया गया, जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है जो उसको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। तो यहां पर है जो आपको ऑप्शन दे रखा है, 8 है, 10 है, 12 है या 14 है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा कि राजस्थान के अंदर 10 ऐसी सड़कें हैं जिनको भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है जो चिन्हित किया गया है। बाकी करंट के हिसाब से है जो इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, न्यूज में या फिर करंट अफेयर्स के जो भी आपके पास में मैटर है, वो है जो आपके पास में अगर हो तो वहां देख सकते हो कि इसमें अभी तक है जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी तक है जो हमारे पास जहां तक इंफॉर्मेशन है, तो 10 सड़कें हैं जो राजस्थान के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित की गई। तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? भारतमाला प्रोजेक्ट जो सीमावर्ती क्षेत्रों, पर्यटन महत्व के जो स्थल हैं उनको, क्योंकि बाहर से अगर टूरिस्टर यहाँ इंडिया के अंदर आते हैं तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक पर्यटन स्थल से दूसरे पर्यटन स्थल तक अगर जाना हो उनको, तो वो है जो जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए भी भारत परियोजना को है जो स्थापित किया गया, मतलब इसको शुरू किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों, पर्यटन महत्व के स्थल और बंदरगाहों एवं औद्योगिक केंद्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कब की गई? 31 जुलाई 2015 को वर्तमान से पहले वाली जो एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए फर्स्ट थी, उसने है जो इसको शुरुआत की थी इसकी। तो 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। तो राजस्थान में
1825.65 किलोमीटर, 1825.65 किलोमीटर की 10 सड़कों को है जो शामिल किया गया है। मतलब इन 10 सड़कों को, जो राजस्थान के अंदर से निकलती है 10 सड़कें हैं, इन 10 सड़कों की टोटल लंबाई है जो 1825.65 किलोमीटर है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है जो इसका विकास किया जाएगा। और महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है, बंदरगाह है, या फिर यहाँ राजस्थान के अंदर जो भी औद्योगिक केंद्र है जहां से ज्यादा है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, या फिर बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ऐसे क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि कोटा क्लीन एनर्जी नेटवर्क का लोकार्पण कब किया गया। कोटा क्लीन एनर्जी नेटवर्क का लोकार्पण कब किया गया, तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं 18 अगस्त 2016 में, या 18 अगस्त 2017 में, या 18 अगस्त 2018 में, या 18 अगस्त 2019 के अंदर। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा कि 18 अगस्त 2017 के अंदर, बी ऑप्शन है जो इसका सही जवाब है। 18 अगस्त 2017 को कोटा क्लीन एनर्जी नेटवर्क का लोकार्पण किया गया। अब क्या है ये कोटा क्लीन एनर्जी नेटवर्क, तो लोकार्पण है जो 18 अगस्त 2017 को किया गया था। और कहां पर किया गया था? कोटा में एक डिजीफेस्ट समारोह का आयोजन हुआ था। उस समारोह के समापन पर, मतलब समारोह हुआ था, उस समारोह के समापन पर कोटा के अंदर इस कोटा क्लीन एनर्जी नेटवर्क की घोषणा की गई, इसका लोकार्पण किया गया। और कोटा स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। मतलब जो आपका जो कोटा है, कोटा के अंदर जो डिजीफेस्ट समारोह हुआ था, तो कोटा को है जो उस टाइम स्मार्ट सिटी के अंदर भी शामिल किया गया। और राज्य का कोटा है जो पहला शहर है, राजस्थान का पहला शहर है जहां पर जो गैस की आपूर्ति है, जो आपकी रसोई के अंदर जो गैस यूज करते हो खाना बनाने के लिए, और भी जो आपके रसोई के पर्पज से जो भी गैस यूज करते हो, उस गैस की आपूर्ति है जो पाइपलाइन के माध्यम से होती है। मतलब ये राजस्थान का पहला शहर है कोटा जहां पर पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति होती है। तो ये कोटा क्लीन एनर्जी नेटवर्क था। अब इसके बाद में आगे वाले प्रश्न पर आते हैं। आगे वाला 9th क्वेश्चन दे रखा है आपको कि राजस्थान में जापानी पार्क है जो कहां पर स्थापित किया गया है। राजस्थान में जापानी पार्क है जो कहां पर स्थापित किया गया, तो यहां ऑप्शन दे रखा है आपका अलवर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। आपको पता होगा जो राजस्थान का जापानी पार्क है, राजस्थान के अंदर जो जापानी पार्क है, वो राजस्थान का जापानी पार्क जेट्रो और हमारा जो निगम बना हुआ है, राजस्थान सरकार का निगम बना हुआ है रिको, दोनों ने मिलकर है जो जापानी पार्क की स्थापना की है। और ये जापानी पार्क है जो आपका निमराना अलवर के अंदर स्थापित है। तो इसका सही जवाब होगा अलवर। ए ऑप्शन है जो इसका सही है। अलवर जिले के अंदर जापानी पार्क की स्थापना की गई है। तो ये क्या है जापानी पार्क, देखते हैं। जापानी पार्क है जो निमराना अलवर के अंदर स्थापित है, ठीक है। और ये रिको जो हमारा राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया, रिको व जेट्रो। जेट्रो की फुल फॉर्म है, देख लो आप, जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो इसकी फुल फॉर्म है। इसके दोनों के सहयोग से है जो इस जापानी पार्क की स्थापना की गई। और पार्क के अंदर है जो बहुत सारी है जो जापानी इकाइयां है, मतलब जापान की है जो यूनिट्स लगाई जा रही है, इसलिए इसको है जो जापानी पार्क बोला जाता है। और यहाँ पर ही एक निमराना के अंदर एक दूसरा भी पार्क है जो साउथ कोरियन औद्योगिक जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है जो दूसरा पार्क है, ये जापानी पार्क है जो आपका रिको और जेट्रो के सहयोग से स्थापित किया गया है। और दूसरा यहाँ पर एक पार्क है साउथ कोरियन औद्योगिक जोन। अब बढ़ते हैं हम आगे वाले प्रश्न पर। अब जो आपको दूसरा ऑप्शन दे रखा था जयपुर, जयपुर में क्या है, तो जयपुर में यहां पर है जो हम पार्कों की बात कर रहे हैं, तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थापित है। तो ये EPIP एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थापित है, उसके साथ साथ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है जो जयपुर के अंदर है। और जोधपुर के अंदर कौन सा पार्क है, तो जोधपुर के अंदर मंडोर में स्टोन पार्क है। और अजमेर के अंदर मार्बल मंडी है जो किशनगढ़ है। तो जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, चारों ऑप्शन में अगर आपको पार्कों से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर है जो जयपुर के अंदर EPIP निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो सीतापुरा के अंदर स्थापित है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जयपुर के अंदर, और आपका जोधपुर के अंदर मंडोर में स्टोन पार्क है, और अजमेर के अंदर मार्बल मंडी है किशनगढ़ के अंदर है। ये आपका महत्वपूर्ण है जो आपके पार्क है जो पूछे जा सकते हैं आपको
इसके बाद में हम 10वें प्रश्न पर आते हैं। तो निम्न में से कौन से जिले सोलर ऊर्जा एंटरप्राइज जोन में शामिल हैं? मतलब एक सोलर सीज बनाया गया, सोलर ऊर्जा एंटरप्राइज जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन जो सीज बनाया गया, तो सीज के अंदर है जो कुछ जिले, 3 जिलों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो 3 जिले है जो इनको शामिल किया गया, जहां पर सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए वहां पर प्रयास किए जाएंगे। तो उसका जो जोन बनाया गया, उस जोन में है जो कौन से जिले शामिल किए गए? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, या फिर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, या बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, या फिर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसमें से 3 जिलों का आपको एक कॉम्बिनेशन चुनना होगा। तो इसका सही जवाब होगा बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। यह आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर तीनों जिलों को सीज में शामिल किया गया। तो इसका एनालिसिस देखते हैं। तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, जिसको सीज बोला जाता है, और सीज है जो किस लिए इसको बनाया गया कि राजस्थान के अंदर है जो सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां पर है जो लगभग आपका एवरेज टाइम से भी ज्यादा, एवरेज दिनों से भी ज्यादा है जो यहां पर धूप रहती है। तो इसलिए सौर ऊर्जा है जो धूप से ही उत्पादित होती है। तो यहां पर काफी अपार संभावनाओं को देखते हुए, अधिक संभावनाओं को देखते हुए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर को है जो सीज में शामिल किया गया। अब आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल स्वदेशी नहीं है? निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल स्वदेशी नहीं है? तो यहां आपको ऑप्शन दे रखा है राठी, जर्सी, हॉलिस्टीन, या फिर बी और सी दोनों। तो यहां पर आपको है जो ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नस्ल स्वदेशी नहीं है, जो हमारे यहां की नहीं है, मतलब भारत की नहीं है, बाहर से इंपोर्टेड है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी, बी और सी। मतलब जो आपकी जर्सी और हॉलिस्टीन, ये दोनों जो गाय की नस्लें हैं, ये स्वदेशी नहीं है, बाहर की है, और राठी है जो हमारी स्वदेशी नस्ल है। तो ये नस्ल है जो कहां से इंपोर्टेड है, कहां की है, और इसकी है जो क्या क्या फीचर्स, मतलब क्या इस नस्लों की है जो क्या क्या विशेषताएं हैं, वो देखते हैं। तो पहला है आपका राठी। राठी है जो कहां पर पाई जाती है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू और जैसलमेर जिलों के अंदर है जो ज्यादातर, अधिकतर ये राठी, गाय की राठी नस्ल है जो इन जिलों में पाई जाती है। और ये राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी प्रसिद्ध है। मतलब राजस्थान के अंदर इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान की कामधेनु। जो आपकी गाय की राठी नस्ल है, इसको राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। और उसके साथ साथ में ये दूध भी ज्यादा देती है, मतलब दूध देने में भी अग्रणी है। कह सकते हैं कि गायों की जितनी भी नस्ल है उसमें राठी है जो सबसे अधिक है जो दूध देती है। दूसरा है जो यहाँ पर जर्सी है, जो आपकी स्वदेशी नस्ल नहीं है। ये मूलतः कहाँ की है? अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है, वहां से है जो इंपोर्टेड है। और बहुत ही कम उम्र में, मतलब बहुत ही कम एज में है जो ये दूध देना प्रारंभ कर देती है। और इसके दूध के अंदर है जो लगभग 4% है जो वसा होती है। 4% है जो, जिसको फैट बोलते हैं, 4% है जो यहाँ पर वसा होती है। और ये राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है? मतलब बाहर से हमने इंपोर्ट की, लेकिन राजस्थान में ये कहाँ पर उपलब्ध है? तो मध्य और पूर्वी राजस्थान के अंदर ये जर्सी की नस्लें है जो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे वाली अपने को दे रखी थी हॉलिस्टीन। हॉलिस्टीन है जो मुख्यतः कहां से है? तो ये मुख्यतः है जो आपके हॉलैंड से है, और उसके साथ साथ में ये अमेरिका में भी पाई जाती है। तो इसका जो मूल स्थान है वो आपका हॉलैंड और अमेरिका है। और ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, और ये राजस्थान के अंदर, मध्य पूर्व राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो ये आपकी नस्लें जो आपकी जर्सी और हॉलिस्टीन दोनों है जो बाहर की है, स्वदेशी नहीं है। लेकिन जो राठी ऑप्शन दे रखा था, राठी ऑप्शन में आपकी नस्लें है जो राठी नस्ल है गाय की, वो हमारी स्वदेशी नस्ल है। आगे वाला प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान सरकार के बजट 2020-21 में निम्न में से कौन सी घोषणा किसानों के लिए नहीं की गई? मतलब सरकार का जो 2020-21 के अंदर अभी जो आपका बजट आया था, इस बजट के अंदर कौन सी घोषणा है जो किसानों के लिए नहीं की गई? तो यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, या फिर 44 नई स्वतंत्र मंडियों की स्थापना, 44 न्यू जो आपकी इंडिपेंडेंट जो मंडीज होती है उसकी स्थापना, या फिर 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना,
या फिर अगले 4 वर्षों में 1500 हेक्टेयर क्षेत्र खजूर खेती में लाया जाएगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सी घोषणा है जो बजट 2020-21 के अंदर 20-21 के अंदर है जो किसानों के लिए नहीं की गई? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग। इसकी घोषणा है जो इससे पहले की गई, लेकिन 20-21 के अंदर है जो बाकी तीनों आपकी घोषणा है जो 20-21 के बजट में की गई। तो अब देखते हैं कि इनकी घोषणा है जो कब कब की गई, तो इसका एनालिसिस करते हैं। तो बजट 2020-21 का जो बजट आया उसमें किसानों के लिए 12,500 फार्म पोंडों का निर्माण करना, जो सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर है जो आपके 12,500 है जो फार्म पोंडों का निर्माण किया जाएगा, जो बजट 20-21 के अंदर प्रावधान है इसका है जो प्रस्तावित है। 25,000 सोलर पंप है जो लगाए जाएंगे, 25,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे जो सोलर एनर्जी से है जो रन होते हैं, उससे स्टार्ट होते हैं और सिंचाई में उपयोगी होते हैं। तो ऐसे सोलर पंप लगाए जाएंगे 25,000। और फिर 2 लाख टन यूरिया, 2 लाख टन जो किसान फसल उगाते हैं उनके लिए है जो यूरिया की भी जरूरत होती है। तो 2 लाख टन यूरिया और 1 लाख टन डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका है जो अग्रिम भंडारण किया जाएगा, ताकि किसानों को जब इसकी जरूरत पड़े तब है जो इसका कीमतें ज्यादा ना बढ़े। ताकि पहले अगर भंडारण होगा तो जैसे ही कीमतें बढ़ेगी तो वो समय पर इसकी अगर पर्याप्त आपूर्ति हो जाएगी तो कीमतें नहीं बढ़ेगी और किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फिर आपका दे रखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसकी घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी। 2019-20 का जो बजट था, इससे पहले वाला जो बजट था, उस बजट के अंदर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की गई थी। आगे वाला प्रश्न दे रखा है, 13वां प्रश्न है कि राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति, मतलब जो आपके शेड्यूल कास्ट और जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति वाले जो जनगणना आपकी 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो यहां पर पहले आपको दे रखा है जयपुर उदयपुर, दूसरा है गंगानगर बांसवाड़ा, तीसरा है डूंगरपुर बीकानेर और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है गंगानगर और उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा कि जयपुर और उदयपुर, यहां पर है जो SC/ST की पॉपुलेशन है जो यहां पर सबसे ज्यादा है। तो इसको हम देखते हैं कि आपकी जो धर्म के आधार पर है जो इसकी सेंसस की गई, तो इसका है जो हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST, ठीक है। तो यहां पर है जो जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है जो टोटल राजस्थान के अंदर कितनी है? 1.22 करोड़, ठीक है। लगभग मैं बताऊं 1 करोड़ 22 लाख के आसपास है, ठीक है, अनुसूचित जाति। और यहां पर दे रखी है अनुसूचित जनजाति है जो कितनी है? 92.38 लाख, ठीक है। मतलब 92,38,000 के आसपास है जो यहाँ पर जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? मतलब कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा है जो कौन से जिले में इनकी जनसंख्या है, SC की जनसंख्या है? तो जयपुर में 10.03 लाख जनसंख्या है जो अनुसूचित जाति की है। और वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है जो आपके उदयपुर जिले के अंदर है, जहां पर 15.25 लाख है। ये आपको फैक्ट है जो पूछे जा सकते हैं। और सर्वाधिक अनुपात वाले जिले कौन से हैं? मतलब अनुपात में, रेशियो में, परसेंटेज में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या है जो कहां पर है, मतलब उसकी जिले की कुल जनसंख्या में से वहां की SC की जनसंख्या कितनी है और ST की जनसंख्या कितनी है। तो ऐसे अगर बात किया जाए सर्वाधिक अनुपात वाले जिलों की अगर बात की जाए तो गंगानगर के अंदर 36.6% अनुसूचित जाति है। और बांसवाड़ा के अंदर जो रेशियो यहां पर दे रखा है, सर्वाधिक अनुपात की बात कर रहे हैं, तो बांसवाड़ा के अंदर ये 76.4% जनसंख्या है जो अनुसूचित जनजाति की है। तो ये फैक्ट है जो आपको जो धार्मिक सेंसस हुई थी उसका है जो पूछा जा सकता है। तो आगे वाला दे रखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की अगर बात करें तो डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर जिले के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या है जो बहुत ही कम है, 52,264 लोग हैं अनुसूचित जाति के। और वहीं अगर बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर है जो अनुसूचित जनजाति है जो सबसे कम है, 7,789।
और न्यूनतम अनुपात वाले जिलों की अगर बात करें, अनुसूचित जाति का जिला है डूंगरपुर, जहां पर 3.8% है, और वहीं बीकानेर की बात करें तो 0.3% है जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो ये आपके है जो जिले थे, तो ये जिले है जो आपको ये फैक्ट है, आपको है जो याद रखने हैं चीजों को। और उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चुप्पी तोड़ो दिवस किससे संबंधित है? चुप्पी तोड़ो दिवस किससे संबंधित है? ये करण से संबंधित है। तो प्रदेश की महिलाओं एवं शिशुओं के लिए, या फिर प्रदेश की किशोरी बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों के लिए, या फिर प्रदेश के बालकों एवं बालिकाओं के लिए, या फिर वृद्धों के लिए। मतलब ये जो चुप्पी तोड़ो दिवस है ये मनाया गया, ये किसके लिए मनाया गया, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है, प्रदेश की किशोरी बालिकाओं, जो आप किशोरी बालिकाएं हैं वो और उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे संबंधित है, उनके लिए ये दिवस है जो मनाया गया। तो ये क्या है हम देखते हैं। तो जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वच्छ भारत मिशन जो एक मिशन तौर पर है जो इसको स्टार्ट किया गया, और भारत को है जो गंदगी से मुक्त करने के लिए ये सरकार द्वारा है जो केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरुआत की गई इसकी। तो ये स्वच्छ भारत मिशन है जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्टार्ट किया गया, उसके द्वारा है जो ये चुप्पी तोड़ो दिवस है जो मनाया गया, जो कि प्रदेश की किशोरी बालिकाओं और उनके अभिभावकों के लिए ये मनाया गया। और इसमें क्या होता है कि जो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए, मतलब जो माहवारी आती है महिलाओं में, उसके लिए है जो स्वच्छता किस प्रकार से लाई जा सके, और उस स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित है जो इसको शुरू किया गया। और ये दिवस है जो कब आयोजित किया गया? 1 मार्च 2019 को है जो इसका आयोजन किया गया। और ये दिवस है जो किशोरी बालिकाओं और उनके अभिभावकों के लिए मनाया गया। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान बजट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? जो आपका राजकोषीय घाटा है वो है जो जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो उसका कितना प्रतिशत है जो रहने का अनुमान है कुल राजकोषीय घाटा? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 3%, या फिर 2.99%, या फिर 2.5%, या फिर 3.5%। कितना रहने का अनुमान है? तो इसकी अगर सही आंसर देखा जाए तो 2.99% है जो इसका सरकार ने बजट 2020-21 के अंदर इसका अनुमान लगाया। तो इसको हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और सरकार की स्थिति है जो इस पर क्या है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब हम गैर ऋण प्राप्तियां, जो मतलब बिना डेब्ट के हमारे पास में जो रिसिप्ट आती है, उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारी रिसिप्ट है, मतलब जो डेब्ट दे रखा है वो ना, उसको छोड़कर बाकी जितने भी है जो हमारा रेवेन्यू आता है, रिसिप्ट आती है, उसमें से टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हम खर्च करते हैं, मतलब जो सरकार खर्च करती है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो उसके बराबर बाद में जो बचता है वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, तो अगर राजकोषीय घाटा मतलब हो सकता हो ये प्लस में आए है, माइनस में आए, तो अगर दूसरे तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी प्राप्तियां होती है? एक तो राजस्व प्राप्तियां, जो आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, वो हो सकता है जो टैक्सेस से या बिना टैक्सेस के मिलता है आपको, नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू। और फिर है आपका लोन रिकवरी, मतलब अगर कहीं किसी को है जो सरकार ने लोन दे रखा है, अगर वो लोन वापस आ जाता है, वो प्लस अन्य प्राप्तियां, इन सभी को जोड़कर इसमें से अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर को निकाल देते हैं तो हमारे पास में राजकोषीय घाटा बचता है। और ये राजकोषीय घाटा है जो कितना है अमाउंट में अगर बात करें तो 33,922 करोड़ है जो सरकार का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। और ये लगभग आपके जीएसडीपी का 2.99% रहने का अनुमान है। फिर आपके आता है प्राथमिक घाटा भी है, ये भी कभी कभी है जो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अगर फिस्कल डेफिसिट में से हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब हम ब्याज का भुगतान करते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार ने कहीं से ऋण दे रखा है तो उस ऋण के बदले है जो उसे समय समय पर है जो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अगर वो ब्याज का भुगतान है जो राजकोषीय घाटे में से निकाल दिया जाता है तो हमारे पास में प्राइमरी डेफिसिट है जो कितना बचता है, वो आपका है जो 8,428 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 33,922 करोड़ रुपए तो सरकार का है जो राजकोषीय घाटा है। अगर इस राजकोषीय घाटे में से हम ब्याज का भुगतान
भुगतान निकाल देते हैं, ब्याज का भुगतान निकाल देते हैं, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक घाटा कितना बचता है, 8,428 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि सरकार की स्थिति है जो यहाँ पर है, जो ज्यादातर ब्याज भुगतान के अंदर है, जो पैसे चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। अब है राजस्व घाटे की बात करते हैं। तो राजस्व घाटा क्या है, तो राजस्व प्राप्तियां और उसमें से अगर राजस्व व्यय निकाल दिया जाता है तो वो हमारा है जो राजस्व घाटा होता है। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब हमें जो राजस्व प्राप्त होता है, सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है, वो राजस्व में से उस जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है उसमें से सरकार है जो कितना राजस्व खर्च करती है वो अगर निकाल दिया जाए और उसके बाद में जो बचता है उसको है जो हम राजस्व घाटा कहते हैं। घाटा तभी होगा जब हमारी प्राप्ति से ज्यादा व्यय होगा, मतलब हम एक्सपेंस से ज्यादा, खर्च ज्यादा करेंगे लेकिन हमें मिल कम रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती है तब ये घाटा उत्पन्न होता है, और ये घाटा है जो आपका कितना है, राजस्व घाटा 12,345 करोड़ रुपए। तो ये आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आपका सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर था। तो इसमें हमने डिस्कस किया जो इकोनॉमिक्स या फिर राजस्थान की इकोनॉमी से कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम की है जो आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को देखकर पता कर सकते हो कि जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें राजस्थान पुलिस के अंदर इकोनॉमिक्स के पोर्शन से है जो किस प्रकार के प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो आपके 15 क्वेश्चन यहां पर करवाए हैं इकोनॉमिक्स के, तो उसमें क्वेश्चन के साथ साथ में उसके कंसेप्ट को भी क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।